बात हम ट्रंप की कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा है और वो शब्द है टैरिफ। आज 1 अगस्त है और आज से टैरिफ को लेकर अमेरिका की आखिरी डेडलाइन समाप्त हो गई है। व्हाइट हाउस ने अपने ताजा बयान में कहा है कि टैरिफ की नई दरें 7 अगस्त से प्रभावी होंगी और जिन देशों को अब तक टैरिफ की नई दरें नहीं बताई गई हैं, उन्हें आज देर रात 3 से 4 बजे तक इसकी जानकारी दे दी जाएगी और ये समय अमेरिका में शाम 4 से 5 बजे का होगा। अब तक दुनिया में सिर्फ 33 देश ऐसे हैं जिनके साथ अमेरिका ने ट्रेड डील को फाइनल किया, जबकि 120 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया ही नहीं है। इनमें हमारा देश भारत भी शामिल है। भारत में इस मुद्दे पर काफी राजनीति भी हो रही है, लेकिन सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कृषि, खेती, नॉन वेजिटेरियन, डेयरी प्रोडक्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और अपनी धार्मिक भावनाओं को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। नॉन वेजिटेरियन डेयरी प्रोडक्ट का मतलब उन गाय और मवेशियों के दूध से है जिसके लिए अमेरिका में उन्हें चिकन, सुअर, मछली के अवशेष वाला चारा दिया जाता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें वो होती हैं जिनके बीजों की बनावट को लैब में इस तरह से बदला जाता है कि ये फसलें ना तो कीड़ों के मार से मरती हैं और ना इनकी पैदावार भी ज्यादा से ज्यादा उस वक्त की जाती है। लेकिन भारत इस पर भी समझौते के लिए तैयार नहीं। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने टैरिफ की जो नई दरें लागू की हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। इससे बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी भारत की जो जीडीपी है उसमें कितना फर्क आएगा, कितनी गिरावट? 0.2%। और सरकार ने यह भी कहा है कि भारत अमेरिका को जो उत्पाद, जो वस्तुएं निर्यात करता है, उनमें ज्यादातर सामान पर अब भी नया टैरिफ लागू नहीं होगा और भारत को उम्मीद है कि वो टैरिफ के झटकों को आसानी से सह लेगा। सरल शब्दों में कहें तो जैसे भूकंप के हल्के झटकों से कोई नुकसान नहीं होता है, उसी तरह से टैरिफ के ये झटके भी भारत की अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब देखिए, आज पूरी दुनिया में जब टैरिफ शब्द की इतनी चर्चा हो रही है, तब ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि यह शब्द अरबी भाषा से आया हुआ वर्ड है। अरबी भाषा में इसे तारिफ कहा जाता था, जिसका मतलब होता था सूचित करना। जब यूरोप के व्यापारी भूमध्य सागर क्षेत्र में अरब के व्यापारियों के संपर्क में आए, तब उन्होंने इस शब्द को अपनाया और इस तरह सूचना देने के लिए इस्तेमाल होने वाला तारीफ शब्द टैक्स के लिए टैरिफ के रूप में इस्तेमाल होने लगा। और आज पूरी दुनिया इसी टैरिफ की टेंशन में डूबी हुई है। हमारे देश में भी इस टैरिफ पर खूब टकराव हो रहा है। हालांकि आज हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बनकर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर टिप्पणियां भी कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भारत को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, हमारी विदेश नीति में कहां कमी रह गई। ऐसे ही कुछ राय चंदों का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का श्रेय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे देते हैं और उनके दावों का खंडन नहीं करते, तो शायद राष्ट्रपति ट्रंप को यह बात अच्छी लगती और वो भारत पर टैरिफ जो लगाया है उन्होंने उसमें थोड़ी सी कटौती करते, वैसे ही टाल देते, जैसे उन्होंने मेक्सिको के लिए नए टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। आज बड़ा सवाल यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप की भारत पाकिस्तान के सीज फायर में कोई भूमिका ही नहीं थी, तो भारत किसी भी उद्देश्य के लिए इस झूठ को सच क्यों कहता? और आप खुद सोचिए कि क्या टैरिफ से बचने के लिए भारत को राष्ट्रपति ट्रंप के झूठे दावों को स्वीकार कर लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और हमने किया भी नहीं। सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने की जगह देश हित को चुना और कोई भी मजबूत सरकार यही करती। लेकिन इन राय चंदों का क्या करें? ये तो टैरिफ लगने पर भी ज्ञान देंगे और अगर टैरिफ नहीं लगता है और भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील किसी तरह हो जाती है, तब भी ज्ञान देते हैं। तब कहते हैं कि अंदर खाने जरूर कोई सेटिंग हुई, इसीलिए ट्रेड डील फाइनल हो गई है। हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि जब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष विपक्ष को देश हित में एकजुट होना चाहिए था, मिलकर अमेरिका को आईना दिखाना चाहिए था, तब भी हम इस पर राजनीति कर रहे हैं। इस मुद्दे को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ ट्रेड डील कर ली और सिर्फ भारत को अलग थलग कर दिया है। सच तो यह है कि अमेरिका अब भी दुनिया के 120 से ज्यादा देशों के साथ ट्रेड डील को अंतिम रूप नहीं दे पाया है और इनमें कई देशों पर उसने भारत से ज्यादा टैरिफ लगाया है। स्विट्जरलैंड पर 39%, 39% टैरिफ, कनाडा पर 35%, ब्राजील पर 50%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, म्यांमार पर 40%, मेक्सिको पर भी
25% और श्रीलंका और बांग्लादेश पर भी उन्होंने 20% टैरिफ लगाया है। लेकिन इनमें एक भी देश ऐसा नहीं है जहां इस टैरिफ के लिए इन्हीं देशों की सरकारों की आलोचना हो रही। इन देशों के लोग समझ रहे हैं कि टैरिफ के लिए अमेरिका जिम्मेदार है और टैरिफ अगर वो एक तरफा लगा रहा है तो आलोचना अमेरिका की होनी चाहिए और राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है। हमारे देश में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो पूरा विपक्ष इसके लिए अमेरिका की नहीं बल्कि अपने देश की ही आलोचना कर रहा है, सरकार की आलोचना कर। कई नेता तो ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ उस केमिस्ट्री का जो इस टैरिफ को रोक नहीं पाई। और ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों के आगे अपनी दोस्ती को भी साइड रख दिया। उन्होंने भारत के बाजार, भारत के किसान, भारत के व्यापारियों के हितों की रक्षा की और यह सोचा कि अगर अमेरिका की कंपनियां खुले रूप में भारत में आकर व्यापार करने लगी तो हमारे देश की घरेलू इंडस्ट्री का क्या होगा। वरना आप खुद सोचिए कि अमेरिका के साथ डील करना कौन सी बड़ी बात थी, डील तो आज ही हो जाए। लेकिन भारत यह भी तो देखेगा कि इस डील में हमारा फायदा है भी या नहीं। आप ब्राजील को देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन ब्राजील अब भी अड़ा हुआ है कि वो भी अपने हितों को पहले देखेगा और अगर अमेरिका ने ज्यादा दबाव बनाया तो वो उसके साथ व्यापार ही बंद कर देगा, लेकिन उसके सामने झुकेगा नहीं। और ब्राजील में तो इस पर राजनीति भी नहीं हो रही है। दुनिया में अब तक सिर्फ 33 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने टैरिफ की नई दरें लागू होने से पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है। इनमें यूरोपियन यूनियन पर 15%, ब्रिटेन पर 10%, वियतनाम पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%, पाकिस्तान पर भी 19% और दक्षिण कोरिया पर 15% टैक्स लगाया गया। इन देशों ने अमेरिका के साथ ये डील इतनी आसानी से इसलिए कर ली क्योंकि इन देशों में यूरोपियन यूनियन को छोड़कर किसी और देश के पास बहुत बड़ा बाजार है नहीं और कोई अमेरिका के लिए उतना बड़ा ट्रेड पार्टनर है भी नहीं। लेकिन भारत की स्थिति अलग है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। सबसे ज्यादा आबादी का मतलब है कि खपत के मामले में हम दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। 2030 तक भारत का कंज्यूमर मार्केट 46% तक बढ़ जाएगा और हमारे लोग अपनी जरूरतों पर 370 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जो पिछले साल 207 लाख करोड़ रुपए खर्च करते थे। अब हमारे देश के लोग अगर ये पैसा खर्च करेंगे और अगर ये पैसा हमारे देश की कंपनियों, हमारे देश के किसानों, हमारे लोगों की जेब में ना जाकर अमेरिका जैसे देशों की कंपनियों के जेब में जाएगा तो क्या ये सही है? लेकिन अभी अमेरिका वही चाहता है। वो कहता है कि भारत उसकी कंपनियों को कृषि सेक्टर, आप सोचिए हम अपने किसानों के साथ ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? कृषि सेक्टर, डेयरी उद्योग में काम करने के लिए सहमति दे और उसकी कंपनियां बिना किसी रोक टोक के भारत में व्यापार करें, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं। और यही वजह है कि आज से यानी 1 अगस्त से अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जो 7 अगस्त से प्रभावी होगा। अब देखिए, आज टैरिफ के साथ टैलेंट की भी बात कर लेते हैं। आज अमेरिका इस टैरिफ को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है जैसे उसके हाथ में एक तलवार आ गई है, जिस पर मन करे उस पर भांजने लग रहे हैं। लेकिन अगर हमने भारत के टैलेंट की बात करनी शुरू कर दी तो अमेरिका के पास क्या जवाब बचेगा? भारत का टैलेंट यानी भारत के वो लोग जो अमेरिका की कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए कमा कर दे रहे हैं। आज गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, फेडेक्स, आईबीएम, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी और दुनिया में उपभोक्ता उत्पाद से जुड़ी सबसे बड़ी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सीईओ भी भारतीय मूल के हैं। और अमेरिका की टेक कंपनियों में बड़ी संख्या में स्टाफ भी भारतीय मूल के लोगों का है और ये लोग अपने तरीके से, अपनी स्वेच्छा से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन क्या ये फिर भी बड़ी बात नहीं? और क्या ये भी बड़ी बात नहीं है कि भारत अमेरिका की टेक कंपनियों के लिए हमेशा से सबसे बड़ा बाजार रहा है? भारत के ऑनलाइन मार्केट में अमेज़न की हिस्सेदारी है 32%। जी हां, जो पूरे विश्व में अमेज़न बेचता है उसमें 32% तो भारतीय खरीदते हैं। भारत के स्मार्टफोन बाजार में एप्पल कंपनी की हिस्सेदारी 23% है, 23%। गूगल कंपनी की भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत में है। भारत में 95% स्मार्टफोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का है। गूगल कंपनी के यूट्यूब के सबसे ज्यादा 50 करोड़ यूजर्स भारत में हैं। इसी तरह मेटा कंपनी के फेसबुक के सबसे ज्यादा 37.5 करोड़ यूजर भारत में हैं।
व्हाट्सएप के भी भारत में 60 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम के लिए भी भारत सबसे बड़ा बाजार है और भारत में इसके 41 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के भी सबसे ज्यादा यूजर किस देश में? भारत में है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। जब चीन और रशिया जैसे देशों ने अमेरिका की टेक कंपनियों को अपने यहां बैन किया हुआ है, तब भारत इनके लिए सबसे बड़ा बाजार बना। लेकिन आज अमेरिका यह कहता है कि भारत उस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है और इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। हमारे देश के जो आम लोग हैं, जो टैरिफ की इस गुत्थी को नहीं समझते, उन्हें यही लगता है कि भारत अमेरिका की कंपनियों पर जो टैरिफ लगाता है वो टैरिफ ये कंपनियां अपनी जेब में से भरती हैं। लेकिन ये भी सच नहीं है। सच ये है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर जो टैरिफ लगाता है वो टैरिफ भारत में इन कंपनियों के ग्राहक चुकाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हार्ले डेविडसन की बाइक इसीलिए इतनी महंगी है क्योंकि इस बाइक पर सरकार टैरिफ लगाती है। लेकिन यह टैरिफ हार्ले डेविडसन नहीं चुकाती, बल्कि यह टैरिफ भारत में इस बाइक को खरीदने वाले लोगों से वसूला जाता है और हमारे देश के लोग अमेरिका का सामान टैक्स की वजह से महंगे में खरीदते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है ताकि भारत की जो घरेलू कंपनियों को बचाया जा सके। और यह भारत को देखना पड़ेगा। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ सोच रखते हैं, अगर हम मानते हैं कि अपनी कंपनियों को ताकतवर बनाना है, पूरे विश्व में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो हमें अपनी कंपनियों की भी तो सेहत देखनी होगी। अगर हार्ले डेविडसन सस्ते में मिलने लगा तो हमारी जो देसी कंपनियां अभी बाइक बना रही हैं उनका क्या होगा? जो कंपनी भारत में रहकर अपनी बाइकें बना रही हैं, इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार दे रही हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं, क्या हम अपने यहाँ की उस कंपनी को फायदा देंगे या फिर हम अमेरिका की कंपनी को फायदा देंगे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को कुछ हासिल ही नहीं होता? लेकिन ये बात अभी घुमाई जा रही है और कोई इसे ना तो समझाना चाहता है और ना ही कोई समझना चाहता है। सब एक दूसरे की आंखों में धूल झोंकते हुए दिख रहे हैं।